तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए सही से। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू। इस तरह से होता है। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एफ अपान क्यू होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। मैं क्लास ले रहा था, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है क्या, बताओ। आवेश क्यू, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये बताया था। और आवेश का रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आपको बताया था Q अपान यल होता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये रेखीय आवेश घनत्व होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। Q अपान ए, ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। मैंने कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप आप लोगों को बताया था, कहा था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर लिखने के साथ साथ में यहाँ पे हम लोग आर कैप यूज करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होता है ये परिणाम को बताता, और आर कैप जो है ये दिशा को बताता है ना। आपको मैंने ये भी बताया था कि आर कैप को हम लोग वेक्टर आर अपान आर लिखते हैं। जब वेक्टर आर अपान आर यहाँ पे लिखोगे तो एफ का मान क्या हो जाएगा, बताओ। एफ का मान क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपान आर, यहाँ पे वेक्टर आर अपान आर। तो यहाँ पे देखो गुणा हो जाएगा, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपान आर क्यूब वेक्टर आर, ये हो जाएगा आर क्यूब वेक्टर आर हो जाएगा। यानी कि ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर क्यूब वेक्टर आर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ख और क दोनों का ऑप्शन सेम लग रहा है क्या, सेम नहीं है, है ना। यहाँ पे देखो वेक्टर आर नहीं है, वेक्टर आर यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे निर्वात के पराविद्युतशीलता यानी अपसालन नाट का मान कितना होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है ना। ये ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको तैयार कर लेना चाहिए आपके सामने है। हवा के लिए अपसालन आर का वैल्यू कितना होता है, तो मैंने बताया था हवा के लिए अपसालन आर का वैल्यू कितना होता है, बताओ। हाँ, अरे बताओ, हवा के लिए अपसालन आर का वैल्यू कितना होता है। हवा के लिए अपसालन आर का वैल्यू कितना होता है, बताओ। हाँ, मैंने 3 बताया था, हवा के लिए बताया था, है ना, हवा के लिए बताया था, जल के लिए बताया था आप लोगों को क्लास में, धातु के लिए बताया था, धातु मतलब सुचालक के लिए बताया था, और कुचालक पदार्थों के लिए बताया था। हवा के लिए कितना होता है, अरे बोलो, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इस ऑब्जेक्टिव को करने के बाद। बहुत ही सेट किया हूं, दिमाग एकदम तेज हो जाएगा। अगर चैप्टर बढ़िया से पढ़े होगे तो कर लोगे। हवा के लिए अनंत बताया था, कितना बताया था मैंने बताया था जल के लिए क्या होता है, 80 होता है ना। धातु कुचालक के लिए 1 से अधिक होता है इसका मान, और धातु के लिए कितना होता है ये बताइए, हवा वाला बताइए, कंफ्यूजन नहीं होना है, बताइए फटाफट सभी लोग। हवा के लिए 0 बता रहे हैं कुछ लोग। बाबू मैंने बताया था धातु के लिए इन्फिनिटी अनंत होता है, याद कर लो आज। और हवा के लिए मैंने बताया था 1 होता है, अपसालन आर का वैल्यू हवा के लिए 1 होता है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। थोड़ा रिवीजन किया करो, क्लास को देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैद्युत क्षेत्र में के आवेशित कण है पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। अरे आवेशित कण पे लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू एफ अपान क्यू जानते हो, यहां से एफ इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, क्यू ई लिख सकते हो। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब बहुत गलत है आप लोगों के साथ, ऐसे नहीं पढ़ाई कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया भी, लिखवाया भी था कि वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कास थीटा होता है। कास थीटा का न तो नौकरी है न तो छौकरी है, यानी कास थीटा को हम लोग पार्टी में शामिल नहीं करते। ई का मात्रक लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम ई का मात्रक होता है, और ए का मात्रक मीटर
स्क्वायर। तो ये एक मात्रक होता है। दूसरा मात्रक मैंने आपको ये भी बताया था क्या, वोल्ट अपान मीटर, ये ई का मात्रक इंटू मीटर स्क्वायर करोगे तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर, ये आंसर आएगा। वोल्ट मीटर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ग में दिया है, तो ग वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर के साथ में आप लोग जवाब दो, ABCD करोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा क्या कह रहे हो। संबंध Q इज इक्वल टू एनी में यन का मान संभव नहीं है। मैंने आपको आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था, उसमें बताया था Q इज इक्वल टू एनी में यस इस यन का मान कभी भी दशमलव नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, हो सकता है तो पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक यहाँ पे कहां दिया हुआ है, पूर्णांक इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ये संभव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, किसी निर्वात माध्यम की परावर्तनांक एप्सिलॉन आर का मान होता है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू मैंने बताया था कि क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट या फिर एफ अपान एफएम होता है, ये बताया था। तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व के बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व मैंने अभी अभी बताया कि सिग्मा इज इक्वल टू कुल आवेश Q अपान पृष्ठ घनत्व A, ये होता है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पानी की परावैद्युतांक कितना होता है, आज ही मैंने बताया पानी का 80 होता है, और पहले भी मैंने बता रखा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ये सब क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन है बाबू, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। सेम क्वेश्चन पहले में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है, सही है, ये पूछा है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 फार्मूला वैद्युत क्षेत्र का बताया था, E इज इक्वल टू F/Q, E इज इक्वल टू V/L और E इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर बताया था। तो इसमें से कौन सा सही है बताओ, इसमें से यही सही है ना। और ये दोनों फार्मूला एडवांस में याद रखना, मैंने 3 फार्मूला बताया था। कुछ लोग कहते हैं के का वैल्यू सर इस तरह से लिखा करो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, क्योंकि उनके ऑफलाइन के टीचर ये बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। नहीं बाबू मत लिखा करो 1/4 पाई Q/R स्क्वायर, क्योंकि वो इतना समय क्यों किसके पास है, KQ/R स्क्वायर लिखा करो, याद करने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है, आवेश का बीमा होता है, ये मात्रक ही गड़बड़ हो गया है ना, ठीक है। कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। आवेश का बीमा में आप यहां पे वो चेंज करो, तो यहां पे चेंज करो ऑप्शन, टाइपिंग वाले ने कुछ गलती किया है, कोई नहीं, ऑप्शन चेंज करके हम लोग सही कर देते हैं। देखो बाबू, आवेश के बीमा में क्या होता है, आप यहां पे AT लिख दो, AT इनवर्स लिख दो, ठीक है। A इनवर्स T लिख दो, और इसमें से कोई नहीं लिख दो, इसमें से कोई नहीं लिख दो, ठीक है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है, आपको पता है AT होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए सभी लोग, कि किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश उपस्थित है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। यानी आपको कह रहा कोई आवेशित वस्तु है, उसमें Q इज इक्वल टू 1 है, 1 कूलाम का आवेश बाहर निकाल, है ना, कूलाम का आवेश उपस्थित है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग फार्मूला जानते हो, Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू क्या, Q/E हो जाएगा, है ना। अब Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलाम है, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 है ना। बाग गुणा करोगे तो 6.625 × 10⁻18 आता है ना, यहाँ पे 18, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18, ये आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, ख सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 बढ़ा दीजिएगा, 18, ये सही होगा, ठीक है। बताओ हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है, आगे चला जाए।
आगे क्वेश्चन देखना सभी लोग, क्या है, परावैद्युतांक अपसालन यम का मात्रक होता है तो यफ यम इनवर्स होता है, ठीक है ना। परावैद्युतांक अपसालन यम का मात्रक, ठीक है ना। क्यों भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? आवेशित चालक के सतह पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है बताओ? सतह, कोई आवेशित चालक है उसके सतह पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको भूल रहा है इसका मतलब कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। एक त्रिभुज के तीनों सिरों पर क्यों आवेश उपस्थित है? केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बताओ। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये बताओ क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, हालांकि टिपिकल क्वेश्चन है इसलिए मैं दे रहा हूं, ट्राई करिएगा, फिर मैं बता दूंगा इसको क्वेश्चन को कभी क्लास में। ये क्वेश्चन HW लिख दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, है ना। किसी गोली पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? गोली पृष्ठ के अंदर देखो, गोली पृष्ठ है एक इस तरह से, एक गोली पृष्ठ है इस तरह से, इसमें प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तो इससे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? मैंने गाउस का नियम बताया था, गाउस के नियम के बराबर मैंने बताया था कि वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? कुल आवेश अपान अपसालन नाट होता है। कुल आवेश कितना है? क्यू है, अपान अपसालन नाट करोगे तो ये आंसर हो जाएगा कुल आवेश क्यू अपान अपसालन नाट, क्यू अपान अपसालन नाट। वैद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र होता है, ये मैंने आपको बता रखा था कि वैद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र कितना होता है? फाई का बीमा, फाई का बीमा बताया था मैंने, क्या होता है ना, बताओ क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है। फाई का बीमा बताओ क्या होता है? कैसे निकाल के दिखाऊं क्या आपको फाई का बीमा? फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है क्या? ई डॉट ए कास थीटा होता है। अब ई का बीमा आपको पता होना चाहिए, ई का बीमा आपको पता होना चाहिए। ई का बीमा क्या होता है? एम एल टी -3 होता है, ए इनवर्स होता है, ये ई का बीमा होता है ना, ये ए का ई का बीमा होता है। और साथ में ए का बीमा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, है ना। तो इसको बीमा मैंने निकाल के दिखा था, फिर भी मैं दोबारा निकाल रहा हूं। यहाँ पे एम हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, टी इनवर्स 3 हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ये आपका बीमा हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे दिया है ये बीमा? कहाँ पे दिया हुआ है? एम एल क्यूब टी -3 ए इनवर्स, ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन, स्टेट कूलाम इज इक्वल टू कितना कूलाम होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन कर लेगा बताओ? मैंने आपको बताया था एक कूलाम में कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ESU बताया था ना, ESU बताया था मैंने। यहां पर एक ESU में पूछ रहा है कितना कूलाम होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 × 10⁻⁹ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है ना। मैंने ये भी बताया था कि ESU जो होता है ये सबसे छोटा मात्रक होता है किसका? ESU सबसे छोटा मात्रक होता है किसका भाई? ESU सबसे छोटा मात्रक होता है किसका? कूलाम का, मतलब आवेश का, है ना। तो वहीं से है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, और मैं आज फिर से आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, अगर उस वस्तु पे धनावेश दिया जाता है, धनावेश दिया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। अगर उस वस्तु को ऋणावेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखना, धनावेश दिया जाता है तो द्रव्यमान घट जाता है, ऋणावेश दिया जाता है द्रव्यमान बढ़ जाता है ना। बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देके बताया था मैंने, ठीक है। तो यहां पे बताओ क्या हो जाएगा?
वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो ये कुछ नहीं बता रहा कि धनावेश किया जा रहा है कि ऋणावेश किया जा रहा है, इसलिए हमें नहीं पता कि धनावेश किया जा रहा है कि ऋणावेश किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हम लोग ये करेंगे कि घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। इसका आंसर क्या करेंगे, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बताया नहीं कि धनावेश किया जा रहा है कि ऋणावेश किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। स्पष्ट रूप से अगर बोला होता कि धनावेश किया जाता है कि ऋणावेश किया जाता है तो आप ऑप्शन नंबर ए मानते या बी मानते, ठीक है, घटता बढ़ता। अगर धनावेशित होता तो घटता, ऋणावेशित होता तो बढ़ता। जब बोला ही नहीं क्या किया जा रहा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होगा। विद्युतशीलता मतलब अपसालन नाट का मात्रक पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाए, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अगर बढ़िया से करोगे तब, पूरा चैप्टर पढ़े रहोगे तब आंसर आ जाएगा। तो बताओ मात्रक सेकंडों में बता सकते हो क्या? मैं बता रहा हूं मात्रक क्या होता है सेकंडों में। देखो 1/4 पाई अपसालन नाट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर F इज इक्वल टू होता है। जब मात्रक लिखना तो अपसालन नाट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 पाई F लिखोगे, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लिखोगे। देखो भाई हमें तो पता है इस 4 पाई का न के पास न तो छोकरी है न तो नौकरी है, छोकरी नौकरी कोनो नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 पाई 1/4 पाई अपसालन एक नहीं सॉरी 1/4 पाई जो है अचर संख्या, इसलिए इसका मात्रक भी नहीं है बीमा भी नहीं, इसलिए इसे कभी भी नहीं लेते हैं। हम लेंगे किसका किसका, 1/f का मात्रक n होता है, न्यूटन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और Q1 Q2 का बीमा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है, सी कहते हैं इसको। और ये मीटर का बीमा मतलब दूरी का बीमा क्या होता है, मीटर। क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर, ठीक है, कुलाम का स्क्वायर। तो यहां से मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन ऊपर है, n इनवर्स हो जाएगा, सी स्क्वायर यम इनवर्स यम -2। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, न्यूटन इनवर्स कुलाम स्क्वायर मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसका मात्रक कौन सा हो जाएगा बताओ, अरे भैया ऑप्शन 1 ही दिया है क्या, n इनवर्स यम -2 सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। आगे चला जाए, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के जो धातु ए और बी दिए गए, एक पर +q आवेश दिया जाता है, दूसरे पे -q आवेश दिया जाता है। तो बताओ किसका द्रव्यमान बढ़ेगा किसका द्रव्यमान घटेगा, बताओ। +q जिस पे आवेश दिया जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बताओ बताओ। +q ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं। बताओ कौन सा सही होगा, बताओ। बात यह है जिसपे -q आवेश माइनस मतलब ऋणात्मक निगेटिव आवेश दिया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जिसपे निगेटिव आवेश दिया जाता है, जिसपे पॉजिटिव आवेश दिया जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब ये वाला द्रव्यमान जिसपे +q आवेश दिया जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जबकि यहां पे लिखा है बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। बी वाला गोला जिसमें -q आवेश दिया जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, बढ़ जाता है ना भाई। द्रव्यमान पे कोई प्रभाव कैसे हो सकता है, बी वाला गोला जिसमें -q आवेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया निगेटिव दिया जाता है द्रव्यमान बढ़ता है, पॉजिटिव दिया जाता है द्रव्यमान घटता है। ये मैंने कैसे होता है ये क्लास में भी बता रखा है आपको, ग वाला सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, धातु ए को धनावेश तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरा धातु बी को उतने ही परिमाण में ऋणावेश दिया जाता है जितना कि धन आवेश ए को दिया गया था। तो बताना यहां से कि ए और बी का द्रव्यमान अब बराबर नहीं रहेगा, ए का द्रव्यमान घट जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो सेम है, बताओ कौन सा सही हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपको इतना देखना है ऋणावेश किस पे दिया जा रहा है। इस पे ऋणावेश क्वेश्चन में पढ़ोगे तो बी को उतने परिणाम में क्या दिया जाता है, बी ए को धनावेश दिया जाता है ना, बोले ए को बराबर द्रव्यमान है, धातु बी को उतने ही परिणाम में ऋणावेश दिया जाता है, बी को ऋणावेश किया जाता है। जब बी को निगेटिव करोगे तो बी का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा,
बढ़ने वाला बात कहां पर, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ग और घ दोनों में दिया तो ग और घ दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, कूलाम्ब एक क्या होता है, कूलाम्ब एक वैद्युत बल भी होता है, केंद्रीय बल भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो समविभव पृष्ठ होगा। हालांकि ये समविभव पृष्ठ का हम लोग कंसेप्ट अभी नहीं पढ़े हैं, ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है, संरक्षी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे रहे हो यहाँ पे क्या है, एकाकी चालक के निम्न रूप से अचर होता है, एकाकी चालक के लिए निम्न रूप में से कौन सा अचर रहता है, बताओ, एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अचर रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन बताओ। ये भी कंसेप्ट नहीं पढ़े अभी, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम चैप्टर 2 में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बुक में चैप्टर 1 में रहता है, तो हम चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ये क्वेश्चन करा के मैं करा दूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पढ़ो, एक कूलाम में कितना ईएसई होता है, तो एक कूलाम में 9 × 10⁹, सॉरी गलती 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 3 × 10⁹ ईएसई होता है एक कूलाम में, ये ऑप्शन नंबर का सही हो जाए। ओके, अगला चलते हैं। देखो, आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आवेशित चालक के सतह पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के क्या होती है, सतह के लंबवत होती है, क्या होती है, सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाए, है ना, सतह के लंबवत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, करना चाहिए। दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावर्तन के माध्यम में रखे जाते हैं, परस्पर की उनकी उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं, तो दोनों दशाओं में वैद्युत बल लगने वाला जो है उसका अनुपात क्या होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो सीधी सी बात है, पहले वायु में रखा जाता है ना, फिर उसके बाद किसी माध्यम में रखा जाता है या एफएम में, तो दोनों दशाओं के परावर्तन वाले माध्यम में रखा जाता है, तो दोनों दशाओं में लगने वाले बल का मान का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है, ये तो फार्मूला आपको पता है कि K इज इक्वल टू, परावर्तन में मैंने बताया था, K इज इक्वल टू अपसालन अपान अपसालन यम होता है, क्या होता है ना, एक मिनट, K इज इक्वल टू अपसालन यम अपान अपसालन होता है, इज इक्वल टू क्या, अपसालन नॉट होता है, इज इक्वल टू F अपान FM होता है। तो आपको ध्यान देना है, पहले वायु में इसे रखा गया तो यफ बल लग रहा था, उसके बाद उस माध्यम में रखा जाता है, तो आपको यहां से स्पष्ट रूप से पता है कि एफएम का मान एफ अपान एफएम इज इक्वल टू के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो यहां से एफ का मान क्या हो जाएगा, के एफएम हो जाएगा, है ना, है ना, है ना, एफ का मान क्या हो जाएगा, के गुना हो जाता है ना। बताओ कौन सा आंसर सही होगा, बोलो, अरे बोलो, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, अरे बताओ, एक वाला सही होगा, अरे क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, हमने तो कंफ्यूज कर दिया, अब देखता हूं किसका आंसर सही सही आ रहा है। बाकी मैं तो पढ़ाया हूं, मैं तो पढ़ा भी दूंगा, दोबारा बता दूंगा, लेकिन ये गलत बात है कि कंफ्यूज होने वाला। हम्म, घ सही होगा, इसमें से कोई नहीं। देखो बाबू, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम, या आप ये लिख सकते हो कि जब एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ अपान ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या पहले वायु में रखा गया था तब बल एफ लग रहा था, फिर किसी माध्यम में रख दिया गया तो जिसका परावर्तन क्या है, के है, तो अब एफएम बल लगेगा माध्यम में, आपको पता है। और एफएम का वैल्यू के परावर्तन के लिए क्या होता है, आपको स्पष्ट रूप से मैंने यहाँ पे लिखवाया है, एफएम का वैल्यू एफ अपान की होता है, एफ अपान की हो जाएगा, ये कट जाएगा, के अपान 1 हो जाएगा, के संबंधी 1 आंसर आएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा।
ख वाला, हाँ ख वाला, खा वाला सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ख वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ख वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, यदि किसी खोखले गोली चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। खोखले गोली चालक की को धनावेशित किया जाता तो उसके अंदर विभव क्या होगा? मैंने आपको जब क्लास में पढ़ा रहा था तो कहानी बता रहा था कि जब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, जब पास हो जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, जब नौकरी मिल जाएगी तो छोकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी तो ठंडी बरसात के मौसम में सुहावनी बातों में सुहावनी काम करते हुए रोमांटिक सीन में रोड पे जाओगे, है ना। तो बाहर से बिजली चमकेगी, अंदर बिजली नहीं जाएगी। ये क्यों सुनाया था? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जब खोखला गोली चालक होता है, धनावेश देने पे धनावेश सतह पे रह जाता है और अंदर भीतर जो है विभव हमेशा शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है, सब कुछ भी शून्य होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बताओ। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बताओ। क्वेश्चन नंबर 34। देखो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको लिखना चाहिए जब साबुन के बुलबुले को क्या किया जाता है? ऋणावेशित किया जाता है, ऋणावेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ती है। ऋणावेशित करने पर त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको यह पता है वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल होता है Q इंटू यल या Q इंटू 2L। Q का मात्रक कुलाम इंटू यल का मात्रक मीटर, तो वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कुलाम इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे क्या है? वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग वैद्युत क्षेत्र से भिन्न है तो इसका पथ कैसा होगा? तो मैंने कहा था वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का अगर कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करे लंबवत तो उसका पथ परलवयाकार होता है। ये मैंने आपको क्लास में लिखवाया था। अगर रिजुरेखी अगर किसी भी एंगल पे करे तो उसका पथ कैसा होता है? बताओ। मैंने आपको क्लास में लिखवाया था, बोलो उसका पथ कैसा होता है? हाँ बताओ। हाँ कैसा होता है? परवलयाकार होता है ना, परिवलयाकार होता है ना। अगर समांतर प्रवेश करे तो रिजुरेखी होता है, लंबवत या किसी भी एंगल पे करोगे तो परवलयाकार होगा ना। अपसालन नाट का बीमा क्या होता है? अपसालन नाट का बीमा मैंने कई बार बता दिया है ना। लिखना है? नहीं मैं नहीं बताऊंगा, इसको होमवर्क में करिएगा सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैंने कई बार बता चुका हूं अपसालन नाट का बीमा। ठीक है, मात्रक बता दिया तो बीमा भी निकाल देते हो। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? मैंने बताया था कि स्थिर आवेश होता है आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैंने बताया था ना, उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैंने क्लास में बताया था। और त्वरित आवेश क्या? वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये नहीं पता था तो इसे लिख लो, काम देगा। ठीक है, तो स्थिर आवेश क्या करेगा? केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व नहीं है? मैंने कहा था कि कौन सा अस्तित्व नहीं वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छा ट्रिक होता है Q इज इक्वल टू NE वाला फार्मूला। ठीक है, आपको पता है ये n जो होता है आवेश की क्वांटिटी करता है, हमेशा पूरा लेता है, आधा अधूरा कभी नहीं लेता है। तो n इज इक्वल टू आप Q अपान E लिख सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे अलग अलग आवेश दिया हुआ है, Q का मान अलग अलग दिया है। Q का मान 32 × 10⁻⁻19 दिया है, Q का मान 24 × 10⁻⁻19 दिया है। तो हम लोग सबका मान रखेंगे और नीचे E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग देंगे। अब जिसका मान, ध्यान देना, जिसका मान पूरा आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा, उसे क्या करेंगे? वही आंसर सही होगा। जिसका आंसर पूर्ण संख्या में नहीं आएगा वह आंसर गलत होगा। ठीक है, यानी वह यहाँ के लिए सही होगा। यानी n का मान पूर्णांक होना चाहिए। अगर मान लो
1 पॉइंट, इसमें अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दोगे तो क्या 4 बार जाएगा, है ना। इसमें भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, है ना। लेकिन इसमें भाग देने पे भाग बराबर नहीं जाएगा, दशमलव में मान आ जाए। देख लेना, देख लेना, आपका दशमलव मान आएगा। और ये ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। आया बात समझ में सभी को? अरे बताओ, आया कि नहीं आया बात समझ में? कुछ नहीं करना था, केवल ई का भाग देना था। 1.6 का इंटू 10⁻⁻19 में सब में भाग दोगे, जहां पे पूर्ण संख्या आ जाएगा, जैसे 16 चौको 64, 4 आ जाएगा, 16 कम 16 1 आ जाएगा, 16 दूनी 32। लेकिन यहाँ पे भाग 1.2.4 में दोगे तो भाग पूरा नहीं जाएगा, दशमलव में मान आएगा। यन का मान कभी दशमलव में हम नहीं रह सकते, ये आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? ये तो आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻19 एफएम होता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? आपको पता है बल F इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखो भाई, यही तो है बीच की दूरी है, यही तो है बीच की दूरी, यही है बीच की दूरी, यह है बीच की दूरी। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, यानी F इज इक्वल टू, हम लोग इसके यहाँ 2R रख रहे हैं, Q1 Q2 अपान 2R का स्क्वायर करने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान 4R स्क्वायर हो जाए, है ना। अब देखो भाई 4R स्क्वायर, देखो ये वैल्यू तो किसका है, स्पष्ट रूप से हमको दिखा है, ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर जो वैल्यू है, ये तो F का वैल्यू है, ये तो F का वैल्यू है, F यानी F अपान 4 है, सोरा F अपान 4 मतलब 1/4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 1/4 गुना मतलब ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दिया करो आप लोग, तब मुझे पता चलेगा आप सही दे रहे हो गलत दे रहे हो। हाँ तीसरा ग वाला, ग ग ग ग ग ग ग ग मत लिखो, ग वाला सही होगा, ठीक है ना। आगे चला जाए, समझ में आ रहा है सभी को ना। ये देखो क्वेश्चन क्या है, पी आघूर्ण वाला एक वैद्युतीय द्विध्रुव ई वैद्युत क्षेत्र में 90 अंश के कोण बनाकर रखा गया है, तो बल आघूर्ण क्या होगा? आपको पता है टाउ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। थीटा का बराबर 90 रख दो यहाँ पे, तो पी टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी ई साइन 90। आपको पता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो टाउ का वैल्यू क्या है, पी ई हो जाएगा। पी मतलब ऑप्शन नंबर का सही। ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? मैंने बताया था टाउ इज इक्वल टू बल आघूर्ण क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। लेकिन हाँ टाउ इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं पी क्रॉस ई लिखते हैं, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किसी वैद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, के क्यू अपान आर स्क्वायर। नहीं, देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अच्छी स्थिति में क्या होता है, मैंने लिखवाया अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में क्या होता है, ई का मान ई इज इक्वल टू के 2p अपान आर क्यू। निरक्षीय 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 स्थिति में क्या होता है बताओ, ई का मान के पी अपान आर क्यूब होता है। हमेशा आप देख रहे हो यहाँ पे ई जो है प्रोपोर्शनल हो रहा 1/r³ का, है ना। नीचे r³ ही रह रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रिवीजन के दृष्टिकोण से थोड़ा दिमाग लगा के रख, ठीक है ना। 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगा, 1/r³ के प्रोपोर्शनल। नीचे देखो r³, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है F अपान Q। अगर बीमा की बात करें तो F का बीमा हम लोग लिखेंगे MLT-2 और Q का बीमा AT लिखोगे तो बीमा निकलेगा। तो यहां से बीमा निकल के आ जाएगा MLT-3 A इनवर्स, ये वैद्युत क्षेत्र का बीमा निकल के आ जाएगा। MLT-3 A इनवर्स, यहाँ पे A की जगह पे I लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर A की जगह पे I लिख सकते हैं, MLT-3 I इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को I इनवर्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें I इनवर्स क्या है? MLT-3 I इनवर्स, ऑप्शन नंबर सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने आपको कहानी बता दिया है कि देखा आवेशित खोखला गोला रहेगा तो आवेशित खोखले गोले में हमेशा आवेश गोले के ऊपर ही रहता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने नौकरी और छोकरी वाली कहानी सुनाई थी ना, 4 व्हीलर वाली, उसमें ऊपर तो वैद्युत क्षेत्र आता लेकिन अंदर बिजली किसी को नहीं लगता है तड़कने मरने पर, है ना, है ना, है ना। तो आपको वहां पे स्पष्ट रूप से आपको यह चीज बता दिया गया था कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छा से करोगे तो नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद छोकरी मिलेगी, छोकरू को लेकर आप घुमाने जाओगे, वो भी बरसात भरे मौसम में, रोमांटिक सीन होगा, घुमाने के साथ साथ में क्या क्या करोगे ये तो आप लोग बहुत ही बेहतर जानते हो, आप लोग बढ़िया भी हो, है ना, समझते हो। तो वहां पे मैंने आपको इस चीज को समझा रखा था कि जब आपको बिजली तड़केगी बरसात के मौसम में तो बिजली कभी भी आपके 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आवेशित खोखला गोला जो होता है एक तरह से वो भी गोला ही होता है, टीन का बना हुआ, वो हमेशा आवेश उसके ऊपर ही रह जाता, अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे पूछा अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है ना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वितरित होता है, और वही बात है, चालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर वितरित कहां होगा? देखो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, इसके सतह पे वितरित होगा, सतह पर वितरित होता है ना, सतह पर वितरित होता है, कहां पे? सतह पर वितरित होता है। r दूरी से अलग दो आवेश पर यह बल लगता है, इन आवेशों के बीच की दूरी दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच कर दिया, इन आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए तथा इनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो बल कितना लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। और इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, कोई नहीं। आवेशों के मान का दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो आवेशों के बीच, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं हम लोग क्योंकि इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को मैं सही करवा दूंगा, ठीक है ना। ऐप पे जो पीडीएफ पड़ेगी वहां पे सही सही पड़ेगी, ठीक है, परेशान मत हो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी आप, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने गड़बड़ी कर दिया। ये क्वेश्चन बताओ, ये तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे। एक गॉसियन पृष्ठ में, यानी एक कोई ऐसा पृष्ठ है जिसमें कौन कौन सा आवेश है, -q आवेश उपस्थित है, +2q आवेश उपस्थित है, -q आवेश उपस्थित, ये सभी आवेश उपस्थित हैं। तो कुल, तो आपसे यहां पे पूछ रहा है कुल परिणामी वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कुल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कुल आवेश, आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश कितना होता है बताओ, कुल आवेश जोड़ो, +2q -q प्लस और ये भी -q, सभी जोड़ो, ये प्लस नहीं ये भी माइनस है सर, ठीक है, माइनस अपान एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश जोड़ोगे तो प्लस प्लस में से एक कट के 0 हो जाएगा तो 0 अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे देखो -2q में से -q घटाओगे तो 0 आ जाएगा, 0 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कुल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, क्या है यहाँ पे, एक वैद्युत द्विध्रुव पृष्ठ में रखा गया है, कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। मैंने आपको क्लास में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव कभी भी किसी पृष्ठ के अंदर रखा जाता तो +q और -q मिलके 0 हो जाता है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। आवेशित गोली चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये तो मैंने आपको बताया था। आवेशित गोली चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बताओ, आवेशित गोली चालक के अंदर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें एक ऑप्शन कर लीजिएगा सभी लोग, शून्य वाला। आवेशित गोली चालक के अंदर, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक ऑप्शन कर लीजिएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन कर लीजिएगा शून्य, क्योंकि शून्य होगा। आपको मैंने कितनी बार बता दिया, एक ही टाइप के क्वेश्चन कितना बार पूछता है बोर्ड एग्जाम और एग्जामिनर्स, कि गोली चालक है, वो भी आवेशित है, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा ना, जीरो होगा, जीरो सही होगा। ये क्वेश्चन ही गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भी मैं टिक कर लेता हूं और इसको मैं सही करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, यदि किसी सुचालक सतह पर प्रति एकांक क्षेत्र पर सिग्मा आवेश उपस्थित हो, तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सुचालक सतह के प्रति एकांक पर क्या होगा बताओ। सुचालक सतह, सतह का मतलब एक चादर की तरह सतह होता है, सतह का मतलब है ना, सुचालक सतह क्या है, उसका चादर की तरह सतह होता है। किसी सुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैंने E = बता रखा था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब रही बात सतह के स्पर्शी होगा या लंबवत, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। हमेशा वैद्युत क्षेत्र जो होता है सतह के लंबवत होता है। मैंने आपको बताया था क्यों, उसमें वैद्युत बल लिखा ऐसे लंबवत निकल रही थी, और मैंने वैद्युत क्षेत्र के गुणों में भी लिखवा रखा है आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 52, है ना, ठीक है। एक चादर की तरह सतह, सुचालक सतह जो चादर की तरह होता है, किसी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इसमें से कौन सा है बताओ। आपको मैंने बता रखा था न्यूटन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा आप लोग ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = Q अपान F अपान Q होता है। F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, N अपान C या फिर N C इनवर्स भी लिख सकते हैं। यदि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। फाइज इक्वल टू क्या होता है बताओ, E.A होता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ये तो मैंने क्लास में करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान कितना होगा। तो मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल फ्लक्स का मान शून्य बता रखा है, कई बार सुना रखा है, कई बार बता रखा है ना, है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मैंने आपको इस चीज को बता रखा था, क्या बता रखा था, क्या होती है बताओ। मैंने बता रखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = K, हमने ये जब आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = K 2 लैम्डा अपान R, ये तो मैंने बता रखा था फार्मूला। तो K का वैल्यू रखो यहाँ पे, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, रखो यहाँ पे E = क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान R, ये होगा। देखो यहाँ से ये 2 लैम्डा 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। कहाँ पे सही है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R, है ना, लैम्डा R। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन R, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थिर आवेश होता है ना, बताओ, है ना, क्या होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थिर आवेश होता है, कितना होता है स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना। और एग्जामिनेशन में एक बार बोर्ड ने क्या किया था, इसे एप्सिलॉन इनवर्स करके पूछा था, एप्सिलॉन इनवर्स गुना होता है, तो एप्सिलॉन इनवर्स भी हो जाएगा। क्यों क्योंकि अगर एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे 57 नंबर का आंसर क हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन इनवर्स करके पूछा था ना, कभी कभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव को घुमा देता है। एक खोखले गोले की त्रिज्या r है, क्यू आवेश उसके सतह पर उपस्थित है ना। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, क्यू आवेश त्रिज्या r तथा उस पर क्यू आवेश उपस्थित है, तो केंद्र पर विभव होगा। भाई हमेशा विभव शिभव केंद्र पर, यानी खोखला गोला हो
है ना, और आवेशित हो, केंद्र पर हमेशा विद्युत विभव युवा सब कुछ शून्य होता है। ये कई प्रकार से मैंने क्वेश्चन इसको पूछवा दिया, आपको तो क्लियर ही हो गया होगा। कितने टाइप से ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके सामने लेकर आया, ठीक है ना। क्या होगा, शून्य होगा, है ना, बताओ, है ना, ठीक है। यानी खोखले गोले के त्रिज्या आर है, उस पर उसके केंद्र पर क्यू आवेश है, केंद्र पर क्या है, क्यू आवेश है, उस पर क्यू आवेश है, उस पर। ये क्वेश्चन ही मिस्टेक लग रहा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, पक्का कोई टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। हालांकि ये अगर विभव से होगा तो अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, परेशान ना हो। क्वेश्चन में टाइपिंग बताए, क्वेश्चन क्या होता है, पीडीएफ फॉर्म में होता है, उसमें से निकालने में थोड़ा सा हो जाता है, मतलब पीडीएफ क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है। जैसे मैं ये ऐप पर पीडीएफ दिया हूँ शिखर बैच में, ठीक है, इसमें इस टाइप से पीडीएफ होता है, इसमें से क्वेश्चन निकालने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कुछ, इसमें का ऑप्शन उसकी जगह हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन मिस्टेक, इसको हम आगे सही करा देंगे। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, बताओ। कोई चालक है, इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा या बढ़ेगा, बताओ। चालक के अंदर की बात हो रही है, और चालक के अंदर कोई आवेश नहीं जाता है, आपको मैंने बताया चालक के अंदर आवेश कोई नहीं रहता, और इस कंडीशन में इस पे शून्य आवेश होता है। कितना, शून्य ही आवेश रहता है ना। चालक के अंदर हमेशा शून्य आवेश होता है, चालक के बाहर ही आवेश रहता है, ठीक है, अंदर आवेश नहीं रहता है ना। अब 59 क्वेश्चन के बाद 60 और 61 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन क्या, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक, अगर वस्तु कुचालक वस्तु है, कुचालक है, कुचालक है, तो उसका वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होगा। कितना, 1 से अधिक। मैंने ये आपको पता भी रखा है, कुचालक पदार्थ है, कुचालक वस्तु है, कुचालक वस्तु है, उसका परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है, है ना, 1 से अधिक होता है। अगर सुचालक है वस्तु, उसका परावैद्युतांक हमेशा इन्फिनिटी होता है। जल के लिए कितना होता है, 80 होता है। वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा 1 से अधिक होता है पदार्थ। यहाँ पे लिख दो कुचालक, कुचालक, कुचालक वस्तु के लिए हमेशा क्या, 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से, ठीक है, 1 से अधिक होता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, गॉस का नियम होता है, तो गॉस का नियम वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, बताओ 1, बताओ, कुल आवेश क्यू का अपसालन नाट गुना हो जाएगा, क्यू अपान अपसालन नाट। ऑप्शन नंबर क सही हो। ये आपके 61 क्वेश्चन थे कुल मिला जुलाकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है आपके चैप्टर 1 से, और इस क्वेश्चन को करने के बाद चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है उसका रिवाइज हो जाता है। बाकी पीडीएफ और क्लास के अनुसार, मतलब ऐप में ये पीडीएफ है आपके पास, मिल जाएगा। इसमें ये आपका शिखर बैच में है ना, इसमें आपका ये जो है लेवल 1 का पीडीएफ है, किसका, लेवल 1 है। इसके बाद एक लेवल 2 का भी पीडीएफ दिया जाएगा, क्लास उसमें दिया जाएगा, और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इतना क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सभी लोग फटाफट। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि 61 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सभी क्वेश्चन, कितने लोग सभी क्वेश्चन सही किया, कितने लोगों का कितना क्वेश्चन गलत हुआ, ये सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक ये शिखर बैच 2024 में ज्वाइन नहीं है इस बैच में, तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके एक छोटी सी फी देकर आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्टिव का इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट पीडीएफ दे दिया जाता है ना, इस तरीके से पूरा पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को एक्सेस कर सकें, ठीक है ना, आसानी से इसका प्रिंट निकलवा कर बढ़िया से पढ़ सकें। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल का करा दिया जा रहा है, बस आप उतना कर लीजिए। अलग से कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत आप लोगों को नहीं होगी, मैं सभी से कहना, ठीक है।
बस मेहनत करिएगा आप सभी लोग। कैसे ज्वाइन करना है, आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर जाओगे, है ना, पेड कोर्स में जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दिया जाएगा। कॉल अगर एक बार में रिसीव नहीं होता तो बार बार आप कॉल करके देख लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है। इसी बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हाँ, इसमें फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स के अलावा और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और पूरे सब्जेक्ट का फीस नाम मात्र का है, और सभी सब्जेक्ट का इसी अंदाज में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डेरिवेशन, और उसके बाद पूरा क्लास एक एक चीज को समझा के कराया जाता है। लाइव क्लास होती है, क्लास जो होती है लाइव क्लास, डेली क्लास होती है, वो भी लाइव होती है। लाइव क्लास में अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो, ये ऑप्शन होता है आप लोग। हर क्लास की बेहतरीन कंटेंट आपको वहां पे दिया जा रहा है। आपको ऑफलाइन में ये सब चीजें कभी एक साथ नहीं मिल सकती हैं, आज नहीं कल आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी नहीं करोगे लास्ट में जब चीजें भूले जाएंगी, नहीं आएंगी समझ में, तब तो ज्वाइन करोगे ना। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं पहले ही ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। दूसरी बात, अगर आपको इस क्लास का ये वाला पीडीएफ चाहिए जो मैंने लिखा था, ठीक है, ये वाला पीडीएफ चाहिए, तो आप ये टेलीग्राम चैनल का है अल्फा इंस्टीट्यूट 2024 टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024, हालांकि हमारे पास 2-3 टेलीग्राम है, 22-23 इसका अलग अलग है, और ये 2 टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है ना। इस टेलीग्राम चैनल वाले स्कैनर को आप मोबाइल में स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर लिंक दिया है, उससे आप मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो वहां पे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन चला जाता है, साथ में आप सभी लोगों के लिए ऐसे क्लास वाला जो पीडीएफ होता है ये भी आपको दे दिया जाता है, तो वहां पर आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी पढ़ने लिखने में। जैसे आज ये क्लास हुई तो इसकी पीडीएफ वहां पे दे दी जाएगी, ठीक है ना। वो ये वाला नहीं दिया जाएगा, वो वाला दिया जाएगा जो क्लास में मैंने करवाया क्वेश्चन, ठीक है। कैसे ज्वाइन करोगे, या खुद से नीचे डिस्क्रिप्शन है वहां से लिंक के जरिए जाके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस बार कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में स्कैन कर लेना, तो पर भी ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। या फिर नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक के जरिए जाइए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए मेहनत करते रहिए सभी लोग। हाँ, वीडियो को शेयर करिए, अपने गांव के सभी बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग बढ़िया से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकें, सब लोग अच्छा से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती, सी यू ऑल, थैंक यू।